इस्लाम खान, दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए नोटिस जारी किया है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एमडी नाजिर, भारतीय अमन समाज पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट। अमन समाज पार्टी केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध करती है। देखिए, 123 संपत्तियों को इन्होंने जिस तरीके से अनलीगल तरीके से कहूँगा, जिस तरीके केंद्र सरकार हड़बड़ाहट में आ रही है और काम कर रही है कि ये संपत्तियाँ हमारी हैं। भाई, ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं। और दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री, मुखिया जी, वो इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उन्हें जवाब देना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। कोई एक समुदाय, एक बिरादरी, एक धर्म, एक किसी उससे वोट से जीत के नहीं आए, सबने वोट दिया है केजरीवाल को, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। केंद्र सरकार का तो रवैया ही आ गया है। आज देश की नीतियों को और देश किस हालात पे केंद्र सरकार ने पहुंचा दिया, ये आपके सामने है। देखिए, 123 संपत्तियां, जिसमें कुछ नोटिस भी लगा दिए गए हैं। केंद्र सरकार किसके अधीन ये काम कर रही है? क्योंकि इन्होंने ये क्या कर लिया है, क्यों अब तक इन्होंने ये किया, क्यों हर चीज़ अपने अंडर में कर रखी है। अब वो वाली बात हो गई, जब बब्बा बहे कोतवाल अब डर खाएगा। प्रधानमंत्री जी, अमन समाज पार्टी आपसे अनुरोध करती है, हाथ जोड़ के विनती करती है, आप देश के विकास की बात करें, देश के में रोजगार की बात करें, देश में युवाओं की बात करें, देश में शिक्षा की बात करें। क्या ये वक्फ बोर्ड, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या तरीका है ये देश के लिए? ये देश के हित में नहीं है। आपको ये रवैया बदलना पड़ेगा। और देश में सभी लोग रहते हैं। और जब देश आज़ाद हुआ था, क्या एक ही समुदाय ने सबसे ज़्यादा, इंडिया गेट पे जाके देखो, मुसलमानों के नाम हैं, जिन्होंने देश में कुर्बानी दी और शहीद हुए हैं। आप किस तरीके से बात करते हैं कि ये देश की जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, ये तुम आज आए हो। और कोई भी जो कहते हैं ना, हिटलरबाजी नहीं चलती इस देश में। और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, प्रधानमंत्री आते हैं, जाते हैं और सरकारें बदलती रहती हैं, मगर आप इस तरीके क्या कार्य कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में संदेश भारत के लिए गलत जाता है। अरे, काम इस तरीके से करें पूरी दुनिया में हमारे देश का सर ऊंचा हो, हम सीना तान के कह सकें। देखिए, ये मोदी सरकार है, इसने अच्छा किया। आज क्या हो रहा मीडिया के सामने, मोदी सरकार ये कर रही है, मोदी सरकार वो कर रही है, सब उलट पुलट है, इनसे समझ नहीं रहा कुछ भी। एक देश एक चुनाव पर क्या बोलना चाहिए? अच्छा, देखिए, वन नेशन वन वोटिंग क्या है? ये केंद्र सरकार की हड़बड़ाहट है। क्योंकि इन्होंने सर्वे करा लिए हैं। जब से इंडिया मोर्चा बना है, तब से इनकी रातों की नींद उड़ गई है, इन्हें परेशानी आ गई है। और जितने भी मंत्री हैं, इनके कभी किसी केस में पकड़े जाते हैं, कभी कुछ भी होता है इन्हें। और इतनी तगड़ी इन्होंने क्या नाम है, घोटाले किए हुए हैं हर जगह। बताइए, ऐसा कौन सा तरीका है जो क्या नाम है 2.5 किलोमीटर सड़क का, वो 2 किलोमीटर सड़क का 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ हो? बताइए, भ्रष्टाचार कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये बड़ा तगड़ा भ्रष्टाचार, इस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, बताइए। अब इन्होंने भ्रष्टाचार पर तो प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी काम किया है। कुछ नहीं किया, 0/0। बताइए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी। आप बताओ क्या किया? नोटबंदी की थी। क्या नोटबंदी की? उन्होंने अपना थैला भारी किया है। बाबा हैं, फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। अरे, उन्होंने बड़े तगड़े झोले बंकरों में छुपा रखे हैं। वो झोले में नोट ही तो हैं। वो खुद कहते हैं, मैं फकीर आदमी, झोला उठा के चल दूंगा। अबे, झोला क्यों उठा के जाओगे? खाली हाथ आओ, खाली हाथ जाओ, तब हम मानेंगे। झोले क्या मतलब है? यानी कि तुम्हारे मन में फ़र्क है, तुम्हारे मन में क्या नाम बेईमानी है, जब भी झोला उठाने की बात करते हो। नोटबंदी करी, उसका क्या फ़ायदा? जनता को लाइन में लगना पड़ा, सैकड़ों लोग मर गए। अब उसके बाद 2000 का नोट बंद करा। अरे, नोट तो तुम्ही ने छापा, तुम नोट भी क्या नाम है 10 साल नहीं चला सके। क्या है ये सब? आपकी करनी और कथनी का फ़र्क है, आपके सलाहकार या आपकी जो सोच है उसका फ़र्क है। आप तरीके से काम नहीं करते हैं, आपने देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप मोदी जी के काम पर नज़र नहीं डाल रहे। मोदी जी ने नोटबंदी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की। मैं बता रहा हूँ, उसी तो बता रहा हूँ। और उसके अलावा मोदी जी ने सबके मोबाइलों को बटुआ बनाया, जो लोग। अरे, मेरी बात सुनिए, बटुआ बनाया। बटुआ कैसे बनाया? अरे, ये तो पूरी दुनिया की ज़रूरत है, कोई मोदी जी की नहीं है। कोई भी सरकार आएगी। अब जब नेट का ज़माना अब आया है ना, जब नेट पब्लिक के पास पहुँचेगा, जब ही तो बटुआ बनेगा। तो नेट हर चीज़ में समय लगता है। एक बात बताइए, नेट विदेश में कब आ गया? मगर अब यूपीआई का चलन तो अब आया है ना। जब जिस चीज़ का ट्रांसफ़र की अनुमति होगी या जब कोई बात हो, जब ही तो करोगे। जब नेट लोगों के पास नहीं, अब भी नेट की कमी है लोगों के पास, बहुत दिक्कतें हैं। इसे क्या नाम है, पहली बात तो जो इंटरनेट से यूपीआई है, यूपीआई को तो इन्हें एक काम करना चाहिए, ऑफलाइन तरीके से करना चाहिए। यूपीआई को अगर कोई करता है बिना नेट के भी यूपीआई होना चाहिए, बिना नेट के पेमेंटें होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। अब एक बात बताइए, कहीं आप फंस गए,
आपको पैसा चाहिए तो कैसे लोगे, वहाँ नेट नहीं है। तो ये तो सब आपका मकसद कहने का यह है कि नेट नहीं होने पे भी बराबर काम होना चाहिए। कोरोना काल में देखिए कितने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई सिर्फ नेट की वजह से। अब भारत नहीं, आपने कोरोना काल की शिक्षा की बात की, तो शिक्षा की बात पर मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी गई थी, मगर उसमें ऑनलाइन शिक्षा तो थी, मगर उसमें कम से कम 70% लोग ऐसे थे जिनके बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, फिर जो बच्चे नहीं पढ़ पाए। फिर कैसे पढ़ेंगे वो? तो क्यों? उसमें सरकार की नीति गलत है। तो उसमें क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन दे? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है, रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की है, किच की सारी सरकार की जिम्मेदारी है। जब हमारे एक माचिस के डब्बे पे, एक टूथपेस्ट के ब्रश पे है, एक और लेडीज़ जो बाल पिन लगाती है उस पर भी टैक्स है, तो बताइए क्या नाम है? तो एक जिम्मेदारी किसकी है? सब सरकार की है। अब सरकार जो है, एक भीख मांगता जो आदमी है गली मोहल्ले में, उससे भी टैक्स ले रही है। तो सरकार की तो कमाई जा रही है, सरकार के पास बड़ा मोटा पैसा आ रहा है, मगर ये संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में नज़रिया कोई भी हो यही कहा था, देखिए जी हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, देखिए जी हम तो चुनाव की चिंता है, हम चुनाव जीतना चाहते हैं। गृह मंत्री के जवाब में चाहे तर्क उसका कुछ भी हो, मगर जनता के पास मैसेज तो यही जा रहा है। तो ये क्या तरीका है? देखिए अगर कोई रोज़गार मांगता है तो उसे जेल हो जाती है, उसके खिलाफ ईडी चली जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई लग जाती है। ये सरकार को नज़रिया बदलना पड़ेगा, इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अमन समाज पार्टी बराबर मांग कर रही है और केजरीवाल अमानतुल्लाह साहब से मांग कर रही है कि जब 123 संपत्तियां जब केंद्र सरकार ने अधिग्रहण करने का पूरा प्लान बना लिया है, आप कहाँ सो रहे थे? बताइए आप कहाँ हैं, क्या कर रहे थे? आपने क्या नाम है, जब ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। आप गए सुप्रीम कोर्ट, गए सुप्रीम कोर्ट जाके पूरा वो क्या नाम है, एक एक डॉक्यूमेंट पेश करते, एक एक बात रखते। जब कार्रवाई सर पे आ गई है, जब नोटिस लग गए, तब उसमें राजनीति करने दिखाते हो। देखिए ये सब गलत है। जो भारत सरकार की नीति है ये अल्पसंख्यक और दलितों के लिए नहीं है। और आज ये चाह रहे हैं कि पहले मैं किसी भी तरीके से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करूं, उसके बाद दूसरा टारगेट जो है SC ST है, ये गारंटी है, आप लिख लो। और उसके बाद क्योंकि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, इनकी मंशा यही है। और मगर एक बात बताइए, अभी नेपाल के एक मंत्री का बयान आया, बोले हम हिंदू राष्ट्र अगर तरक्की करते तो हमें जनमत में क्यों आना पड़ता, हमें एक लोकतंत्र में क्यों आना पड़ता। कह रहे जब तक हम इसमें रहे हैं तो हमारा देश पीछे रहा है। उसने साफ कहा है कि भारत की अगर ये सोच है, भारत बहुत पीछे हो जाएगा। ये सोच गलत है। अरे जब लोकतंत्र है, हमारे पास संविधान है, और तो हमें क्या परेशानी है? हम संविधान पे चलें, संविधान के हिसाब से कार्य करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, सब अपना अपना काम करो। और फिर सबसे बड़ी बात है भाईचारा जो है ये हमेशा रहना चाहिए। भाईचारे का एक क्या नाम वो सौगात, एक मिसाल पेश रहनी चाहिए। और अब भी सब नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो ये आपस की चीज़ें बिगाड़ते हैं, मगर बाकी भारत देश में बड़े अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, वो इनकी बातों को समझते हैं। इसीलिए क्या नाम है, संविधान पे भरोसा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।